नियम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम टेक्निकल हेल्पर पेपर 25/8/2018 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको सोल्व करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंक्रोनस मोटर में अनिवार्य रूप से होने वाली मोटर होती है। तो ये बताना है कि एक जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो अनिवार्य रूप से होने वाली मोटर है। तो ऑप्शन देखिए, नियत चाल, अग्रणी शक्ति गुणक, सी है एकक शक्ति गुणक, विलंबन शक्ति गुणक और भिन्न चाल। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो एक सिंक्रोनस मोटर होती है वह अनिवार्य रूप से क्या होती है, एक नियत चाल वाली मोटर होती है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, एक सिंक्रोनस मोटर होती है वो अनिवार्य रूप से क्या होती है, एक नियत चाल वाली मोटर होती है। और जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो क्या करती है, एक अग्रणी पावर फैक्टर पर भी चलती है और पक्ष पावर फैक्टर पर चलती है और इकाई पावर फैक्टर पर भी चलती है। तो ये बातें भी ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एलिवेटर के लिए किस प्रकार की मोटर उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन देखिए, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, डीसी शंट मोटर, स्टेपर मोटर और इन सभी। तो एलिवेटर्स के लिए जो मोटर प्रयोग की जाती है वो प्रयोग की जाएगी इंडक्शन मोटर। ये हमेशा ध्यान रखें, इंडक्शन मोटर ही कहाँ प्रयोग की जाती है, एलिवेटर्सों के लिए इंडक्शन मोटरें प्रयोग की जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह विद्युत आपूर्ति जिसकी आउटपुट वोल्टता, इनपुट वोल्टता या आउटपुट लोड धारा में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती है, तो वह बतानी है वो कौन सी विद्युत आपूर्ति है। नियमित विद्युत आपूर्ति या अनियमित विद्युत आपूर्ति, आवर्धित विद्युत आपूर्ति, स्विच मोड विद्युत आपूर्ति। तो हमेशा ध्यान रखें, जो वह विद्युत आपूर्ति है जो क्या है, लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है, वो होती है अनियमित आपूर्ति। अनियमित विद्युत आपूर्ति, ये ध्यान रखें, अनियमित विद्युत आपूर्ति होगी जो क्या होगी, उसकी जो आपूर्ति की जो आउटपुट वोल्टता है वो इनपुट में वह आउटपुट लोड में परिवर्तन के साथ साथ क्या होता रहती है, बदलती रहती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक श्रेणी प्रकार के ओम मीटर की लीड यदि शॉर्ट सर्किट हो तो मीटर रीडिंग में होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो ओम मीटर है वो श्रेणी हो या शंट हो, जब सर्किट शॉर्ट सर्किट होगा, जब उससे हम जांच करेंगे तो हमें ओम मीटर है वो हमें दर्शाएगा शून्य। तो हमेशा ध्यान रखें, ओम मीटर जो क्या दर्शाएगा, शॉर्ट सर्किट में शून्य दिखाएगा। क्या दिखाएगा, शून्य दिखाएगा। और हम यदि ओपन सर्किट से देखें तो ओम मीटर ओपन सर्किट में क्या दिखाएगा, इन्फिनिटी दिखाएगा, ये जरूर ध्यान रखें। और जो श्रेणी ओम मीटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं श्रेणी टाइप, एक होते हैं शंट टाइप। जो श्रेणी टाइप होता है वो होता है, उसकी रेंज होती है अनंत से लेकर 0 तक। और जो शंट टाइप का होता है उसमें जो रेंज होती है 0 से लेकर इन्फिनिट तक। तो हमेशा ध्यान रखें, ये तो होता है श्रेणी टाइप और ये होता है शंट टाइप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर प्रयोग किया जाता है। तो ये बताना है कि क्या मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन देखिए, प्रकाश तीव्रता, निम्न तापमान, उच्च तापमान, पवन की चाल, आर्द्रता। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो ऑप्टिकल पायरोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है उच्च तापमान मापने के लिए। तो ये ध्यान रखें, उच्च तापमान मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि लोड पर वोल्टता गिरावट करनी हो तो रजिस्टर में स्थित होना चाहिए। यदि हम वोल्टेज में क्या करें, वोल्टेज में हम गिरावट करें तो हमें जो रजिस्टेंसों को किस क्रम में जोड़ेंगे। तो देखिए, रेजिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़ेंगे, समांतर में जोड़ेंगे, श्रेणी समांतर, अनियमित व इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब हम वोल्टेज में गिरावट करेंगे तो रजिस्टेंसों को जोड़ना चाहिए सीरीज क्रम में। क्या जोड़ना चाहिए, कौन से क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। इस प्रकार से जोड़ेंगे तो हम लोड का मान बढ़ेगा और वह रजिस्टेंस जो क्या है वोल्टता क्या होगी, गिर जाएगी, क्या होगी, वोल्टता में कमी होगी। तो ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द्विविद्युतिक सामग्री में ध्रुवीकरण के परिणाम स्वरूप होता है। तो जब द्विविद्युतिक जो सामग्री होती है, जैसे दो प्लेटें हैं, दो आवेशित प्लेटें हैं, इनके मध्य में जो द्विविद्युतिक सामग्री होती है, यदि प्लेटों पर, इस प्लेट पर धनावेश, इस प्लेट पर ऋणावेश है, तो ये बोल रहा है कि द्विविद्युतिक सामग्रियों में ध्रुवीकरण के परिणाम स्वरूप, जो ध्रुवीकरण के परिणाम स्वरूप होता है, ऑप्शन देखिए, एडी धारा उत्पन्न होती है, प्रोटॉन मुक्त होता है, वह द्विविद्युत ध्रुवों
का निर्मीण होना। जो क्या होता है कि जो ये डाई इलेक्ट्रिक है, इस पर क्या होता है, इसका आयनीकरण हो जाता है, इसके विपरीत आवेश क्या हो जाते हैं, इस पर आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखें, जो ये विपरीत आवेश आते हैं इसी को क्या बोला जाता है, ध्रुवों का निर्मित होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देववैद्युतिक ध्रुवों का निर्मित होना। ये ध्यान रखें, ये देववैद्युतिक सामग्रियों के लिए ध्रुवीकरण का परिणाम स्वरूप होता है, वो होता है द्विवैद्युतिक ध्रुवों का निर्माण होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु पर होते हैं। तो जो एक समविभव पृष्ठ होता है जिस पर क्या होता है, शून्य विभव होता है, विभिन्न विभव होते हैं, समान विभव होते हैं, अनिश्चित विभव होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो समविभव पृष्ठ होता है उस पर सभी बिंदुओं पर होते हैं क्या होते हैं, समान विभव होते हैं। क्या होते हैं, समान विभव। ध्यान रखें, नाम में ही लिखा हुआ है समविभव, तो क्या होगा, समान विभव होगा। सभी पृष्ठों पर क्या होगा, समान विभव होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओसिलेटर में सर्वोत्तम आवृत्ति जो स्थायित्व और शुद्धता होती है, कौन सी ओसिलेटर है जिसमें क्या होती है, आवृत्ति और स्थायित्व की शुद्धता अधिकतम होती है। तो ये बताना है, टिकलर फीडबैक, क्रिस्टल फीडबैक, कोलपिट्टर, होटले और हार्मोनिक्स। जो कोलपिट्टर और जो होटले होते हैं इनकी तुलना में क्या होती है, एक ये क्रिस्टल नियंत्रित होता है। क्या होता है, क्रिस्टल नियंत्रित होता है, जिसमें क्या होती है, इन दोनों की तुलना में आवृत्ति और शुद्धता क्या होती है, अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रिस्टल नियंत्रण। ध्यान रखें, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रिस्टल नियंत्रित। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जहां आवृत्ति की आवश्यकता होती है वहां क्रिस्टल ओसिलेटर प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन देखिए, परिवर्तनीय आवृत्ति की आवश्यकता होती है, या स्तर की होती है, या उच्च की होती है, या निम्न की होती है, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखें, जहां पर आवृत्ति की यानी स्तर आवृत्ति की आवश्यकता होती है वहां क्रिस्टल ओसिलेटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, क्रिस्टल ओसिलेटर का। और अभी हम उस ऊपर पढ़े थे क्वेश्चन, वो यही क्वेश्चन है। जब आवृत्ति की आवश्यकता होती है, कौन सी आवृत्ति की आवश्यकता होती है, स्तर व उच्च आवृत्ति की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर क्रिस्टल ओसिलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, ये स्तर आवृत्ति की क्या होती है, आवश्यकता होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ब्रिज रेक्टिफायर में जो रिपल आवृत्ति के द्वारा निरूपित होती है, तो ये बताना है, एक ब्रिज रेक्टिफायर में जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो ब्रिज रेक्टिफायर में जो रिपल आवृत्ति होती है वो क्या होती है, इनपुट आवृत्ति की 2 गुना होती है। ये हमेशा ध्यान रखिए, क्या होती है, ब्रिज रेक्टिफायर में जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी की 2 गुना होती है। और जो सेंटर टेप जो रेक्टिफायर होता है उसमें भी क्या होती है, 2 गुना होती है। और जो अर्ध तरंग जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उनमें जो होती है वो कितनी होती है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। हमेशा ध्यान रखें। और जो ब्रिज रेक्टिफायर की जो दक्षता होती है वो होती है 81.2%। 81.2%, ये जरूर ध्यान रखें। और जो रिपल फैक्टर का मान होता है वो कम होता है ब्रिज रेक्टिफायर के लिए, ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेल्डिंग जनरेटर सेट के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर प्रयोग किया जा सकता है। तो जो वेल्डिंग जनरेटर के सेट के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर प्रयोग करेंगे, कम्युलेटिव प्रकार का, डिफरेंशियल प्रकार का, शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, इनमें से कोई नहीं। तो जो वेल्डिंग जनरेटर के लिए जो जनरेटर उपयोग करेंगे वो करेंगे डिफरेंशियल प्रकार का जनरेटर। एक होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, जिसमें क्या होता है, वोल्टेज कम और करंट ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। वेल्डिंग में क्या होती है, करंट की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनरेटर सभी लोड पर स्थित वोल्टता आउटपुट प्रदान करते हैं। तो ये बताना है कौन सा जनरेटर है जो सभी लोड पर क्या करता है, स्थिर वोल्टता का आउटपुट प्रदान करता है। तो ऑप्शन देखिए, श्रेणी क्रम, शंट जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, पृथक उत्तेजक जनरेटर और लेवल कंपाउंड जनरेटर। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लेवल कंपाउंड जनरेटर। इस पर क्या होता है, लोड कम हुआ ज़्यादा का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें क्या होता है, वोल्टेज का मान नियत बना रहता है, तो इसीलिए बोला जाता है लेवल कंपाउंड जनरेटर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटरपोल के लिए होते हैं। तो जब हम इंटरपोल किसके लिए होते हैं, देखिए, मोटर की चाल में वृद्धि, प्रति विद्युत वाहक बल में वृद्धि, मुख्य फील्ड की प्रबलता में कमी करने पर, या फिर कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम करने के लिए, या मुख्य फील्ड की प्रबलता बढ़ाने के लिए। तो जो इंटरपोल प्रयोग किए जाते हैं वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं
और ये क्या करते हैं, ये कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर पर क्या होता है, स्पार्किंग को कम करता है। कम्यूटेटर पर स्पार्किंग जो होती है उस दोष को बोला जाता है कम्यूटेशन। तो क्या करता है, ये कम्यूटेशन को कम करता है, ये जरूर ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर क्या होगा, देखिए गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी या गतिज ऊर्जा में कमी होगी, या ए व बी दोनों। तो जब प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाते हैं, जब प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाएंगे तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ये हमेशा ध्यान रखें, प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाते हैं तो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीसी मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक आवश्यक है। तो ये बताना है जो डीसी मोटर है उसके लिए कौन सा घटक आवश्यक है। आर्मेचर होना चाहिए, कम्यूटेटर होना चाहिए, स्लिप रिंग होनी चाहिए, वाइंडिंग प्रकार का होना चाहिए, ब्रश होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए जो डीसी मोटर के लिए जो कौन सा घटक आवश्यक होता है वो होता है कम्यूटेटर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, कम्यूटेटर। तो हमेशा ध्यान रखिए डीसी मोटरों में जो क्या प्रयोग किया जाता है, कम्यूटेटर प्रयोग किया जाता है, और जो एसी मोटरों में कम्यूटेटर प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखें। ये सप्लाई को, जैसे ये सब डीसी मशीनों में क्या करता है, ये एसी सप्लाई को डीसी में, डीसी को एसी में चेंज करने का कार्य करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीसी श्रेणी मोटर में एसी आपूर्ति से जोड़े जाने पर क्या होगा। यदि डीसी की क्या है, श्रेणी मोटर है, उसे एसी आपूर्ति से जोड़ने पर क्या होगा, वह रुक जाएगी, वह जल सकती है, ये बिना किसी समस्या के चलेगी, इसमें बुरसों पर स्पार्क होगा, ये विपरीत दिशा में चलेगी। तो हमेशा ध्यान रखें जब डीसी की श्रेणी मोटर को एसी सप्लाई दी जाती है तो वो क्या होती है, उसके जो बुरस होते हैं उसमें क्या होती है, स्पार्क उत्पन्न होती है। तो हमेशा ध्यान रखें उनके बुरसों पर स्पार्क होती है, क्या हो जाती है, स्पार्क उत्पन्न होने लगती है। और जब हम एसी जो आपूर्ति, जो एसी के उपकरणों को यदि हम डीसी सप्लाई दे दी जाए तो क्या होगा, उपकरण जल जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखें, उपकरण जल जाएगा, एसी का उपकरण जल जाएगा जब हम उसे डीसी दे देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टेटर चुंबक क्षेत्र की गति और रोटर की गति के बीच अंतर होता है। ये बताना है जो चुंबकीय क्षेत्र की गति और रोटर की गति के बीच को अंतर को क्या बोलते हैं। तो ये बताना है कि NS माइनस NR इसे क्या बोला जाता है। तो नियमन बोला जाता है, या बैकलेस बोला जाता है, स्लिप बोला जाता है, या लेग बोला जाता है, या हेड बोला जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें चुंबकीय स्टेटर की गति और रोटर की गति के बीच को अंतर को बोला जाता है स्लिप। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डबल केज इंडक्शन मोटर में दो रोटर केज में होते हैं। तो बताना है डबल केज जो होती है, दोहरी गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर होती है, उसमें दो रोटर केज में क्या होते हैं, स्टार में होते हैं, डेल्टा में होते हैं, समांतर में होते हैं, श्रेणी में होते हैं, या विकर्ण में होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें वो होते हैं समांतर क्रम में। किस प्रकार जुड़े हुए होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडक्शन मोटर में एयर गैप का समय बढ़ाने का प्रभाव को बढ़ा देगा। तो ये बताना है कि जो इंडक्शन मोटर में जो एयर गैप होते हैं उसको बढ़ाने पर क्या बढ़ा देगा, पावर फैक्टर बढ़ा देगा, रफ्तार बढ़ा देगा, चुंबकीय करंट, एयर गैप फ्लक्स व तीव्रता। तो हमेशा ध्यान रखें जब इंडक्शन मोटर में जब एयर गैप जब एयर गैप बढ़ता है तो क्या होता है, जो मैग्नेटिक क्या होती है, करंट बढ़ती है। मैग्नेटिक करंट बढ़ती है, उसके साथ में क्या होता है, पावर फैक्टर घट जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि इंडक्शन मोटर में एयर गैप के समय बढ़ने का प्रभाव को बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है, चुंबकीय करंट को बढ़ा देता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉपर सबसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला कंडक्टर है, क्यों। क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है, इसमें फाइन वायर बनाए जा सकते हैं, ये सिल्वर से सस्ता होता है, या इसमें ऋण के प्रति क्या होता है, उच्च प्रतिरोध होता है, या ये सभी। तो हमेशा ध्यान रखिए जो कॉपर सबसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला कंडक्टर है उसकी जो ये क्या होती है, निम्न क्या होती है, सभी व्यवस्थाएं होती है। उसकी उच्च चालकता भी होती है, उसके फाइन वायर बनाए जा सकते हैं, वह सिल्वर से सस्ता होता है, चांदी से सस्ता होता है, और ये ये क्या होता है, ऋण के प्रति उच्च प्रतिरोध रखता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज होगा। तो पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा
वो कितना होगा ये बताना है। तो पूरी तरह से चार्ज बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज होगा वो होगा 2.22 वोल्ट। और जो डिस्चार्ज हो जाती है तो डिस्चार्ज का हो जाता है हाफ चार्ज का हो जाता है 2 वोल्ट, और जो डिस्चार्ज हो जाती है तो 1.8 वोल्ट इसका हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें जब पैमाना से हम वोल्टेज को मापेंगे बैटरी के, तो 1.8 वोल्ट होने पर वह लाल दर्शाएगा, डिस्चार्ज होने पर लाल दिखाएगा, और अर्ध चार्ज होने पर पीले रंग का दिखाएगा, और पीले रंग का दिखाएगा, ये ध्यान रखें, पीले रंग का दिखाएगा। और फुल चार्ज होने पर वह दिखाएगा हरे रंग का। पैमाना कौन से रंग का दिखाएगा? हरे रंग का। तो ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक लेड एसिड बैटरी में की वजह से सल्फेंशन होता है, तो ये बताना है कि जो लेड एसिड बैटरी में जो की वजह से सल्फेंशन दोष होता है, तो बैटरी में लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करने पर, या ट्रिकल चार्जिंग से, या हाई रेट डिस्चार्ज से, या हाई रेट चार्ज से, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखें जो लेड एसिड बैटरी में जो सल्फेंशन होता है वो बैटरी को लंबे समय तक इस्तेमाल न करने से क्या हो जाता है? सल्फेंशन दोष दूर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस्तेमाल किसी खास पदार्थ की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच दिखाने वाले वक्र को क्या बोला जाता है? तो ये बताना है कि जो फ्लक्स घनत्व और वो जो मैग्नेटिक जो तीव्रता का मान होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मान होता है, उसे कौन सी वक्र बोला जाता है? BH वक्र बोला जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें BH वक्र बोला जाता है। जो V वक्र होता है ये सिंक्रोनस मोटर में, और एक होता है V वक्र, एक होता है U वक्र, उल्टा V वक्र। तो जो V वक्र सिंक्रोनस मोटर में, उल्टा V वक्र होता है वो अल्टरनेटर में होता है। हमेशा ध्यान रखें। खाली स्थान की जो सापेक्ष विद्युतशीलता कितनी होती है? तो ये बताना है कि खाली स्थान की जो सापेक्ष विद्युतशीलता कितनी होती है। तो ऑप्शन देखिए, इकाई से ज़्यादा होती है, 1 से कम होती है, 1 के बराबर होती है, 0 होती है, अनंत होती है। तो जो खाली स्थान होता है, जो निर्वात होता है, उसकी जो विद्युतशीलता होती है, सापेक्ष विद्युतशीलता कितनी होती है? वो होती है 1 के बराबर। हमेशा ध्यान रखें 1 के बराबर होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को कहा जाता है। तो तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखिए, सॉलिड कंडक्टर, स्टैंडर्ड कंडक्टर, VR कंडक्टर, गुड कंडक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो जो तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को बोला जाता है स्टैंडर्ड कंडक्टर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा B। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। AWG का विस्तार क्या है? तो ये बताना है AWG का विस्तार क्या है। ये होता है एक्सेल वायर गेज, या एरियल वायर गेज, या अमेरिकन वायर गेज, या एडजॉइंग वायर गेज, या फिर एशियन वायर ग्रुप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमेरिकन वायर गेज। एक पूछा जाता है एक पूछा था W, एक होता है SWG, वो होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से किस प्रकार के इंसुलेशन केबल का इस्तेमाल अंडरग्राउंड सिस्टमों में किया जाता है? तो किस प्रकार के इंसुलेशन केबल का इस्तेमाल अंडरग्राउंड सिस्टमों में किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, 100% इंसुलेशन लेवल, 133% इंसुलेशन लेवल, 173 इंसुलेशन 100%, फिर है 203% इंसुलेशन लेवल, या इन्हीं सभी का। तो हमेशा ध्यान रखें जो इंसुलेशन जो केबलों में जो अंडरग्राउंड जो सिस्टमों में इंसुलेशन केबल का जो प्रयोग किया जाता है वो 133% क्या होती है? इंसुलेशन का उस पर लेवल होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें 100% से अधिक 133% इंसुलेशन लेवल उस पर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोगिंग शब्द मोटरों से जुड़ा हुआ है। इंडक्शन मोटर, रिपल्सन मोटर, DC श्रेणी मोटर, शंट मोटर, इन सभी में। तो हमें कोगिंग जो शब्द है वो देखने को मिलता है इंडक्शन मोटरों में। तो हमेशा ध्यान रखिए इंडक्शन मोटरों में कोगिंग देखने को मिलता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक केबल पर 7/20 कॉपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तारों से बना है। तो ये बताना है कितने तार इसमें हैं। तो जो इस प्रकार का जो दिया जाता है उसमें जो अपोन में होता है तो होता है वो 20 है। तो ये किसको दर्शाएगा? SWG को दर्शाएगा। और जो ऊपर दिखाया गया है ये तारों की संख्या को दिखाएगा कि कितने तार के कितना SWG के वायर हैं। तो 7 वायर हैं इसमें कॉपर के जो 20 SWG के हैं। तो हमें बताना है वायरों की संख्या कितनी होगी? 7। और यदि हमें SWG का मान पूछे तो 20 होगी। ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
सिंगल कोर केबल में आमतौर पर नहीं दिया जाता है। तो रबड़ इंसुलेशन या पेपर इंसुलेशन, स्टील आर्मरिंग या लेड शीट या रिफ्लेक्टिव इंसुलेशन। तो हमेशा ध्यान रखिए जो सिंगल कोर की जो केबलें होती हैं उसमें क्या होता है, जो सिंगल कोर की जो केबलें होती है उसमें स्टील आर्मरिंग नहीं दिया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखें, स्टील आर्मरिंग नहीं दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लग एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल के लिए किया जाता है तार की लंबाई बढ़ाने में या जोड़ से शोल्डर हटाने के लिए, केबल को जोड़ने व हटाने के लिए, तारों को काटने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो लग एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, ये केबल को जोड़ने व हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। तो ये इस प्रकार से बने हुए होते हैं, ये वायर में लगा हुआ होता है। तो इसका जो काम होता है वो क्या होता है, केबल को जोड़ने व हटाने के लिए क्या किया जाता है, लग का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अत्यधिक करंट के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए मूल सुरक्षा उपकरण है। तो ये बताना है जो अधिक करंट के प्रभाव को क्या करता है, नियंत्रित करने के लिए कौन सा सुरक्षा उपकरण प्रयोग करेंगे। तो फ्यूज करेंगे, सर्किट ब्रेकर करेंगे, आइसोलेटर करेंगे या कनेक्टर करेंगे या प्रोटेक्टर। तो हमेशा ध्यान रखें जो अत्यधिक करंट के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोल्डरिंग से पहले किसी केबल के जोड़ को साफ करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोल्डरिंग करने से पहले क्या करेंगे कि कोई केबल के जोड़ को साफ करना है तो हम किससे करेंगे। तो ऑप्शन देखिए, फाइल से करेंगे या पानी से करेंगे या केरोसिन ऑयल से करेंगे, चाकू से करेंगे या सैंड पेपर से करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सैंड पेपर। ये हमेशा ध्यान रखिए, सैंड पेपर से क्या करते हैं, केबल के जोड़ को साफ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 60% टिन और 40% लेड सोल्डर का गलनांक कितना होता है ये बताना है। 164 होगा, 171, 183 या 300 डिग्री सेंटीग्रेड या 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमेशा ध्यान रखिए 60% टिन और 40% जो लेड सोल्डर होता है उसका गलनांक होता है 180 या 183 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फिक्स है, याद रख लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट का इस्तेमाल में किया जाता है। तो जो ब्रिटानिया जॉइंट का जो इस्तेमाल किस में किया जाता है बताना है। कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए या प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, कंडक्टर की चालकता बढ़ाने के लिए या कंडक्टर को तन्य शक्ति प्रदान करने के लिए, कंडक्टर को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देने के लिए। तो जो ब्रिटानिया जो स्ट्रेट जो जॉइंट होता है, बिल्कुल सीधा जो जॉइंट होता है वो क्या किस काम के लिए होता है, वो होता है कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एचआरसी फ्यूज में कट ऑफ और फाइनल करंट के जीरो के बीच किस समय को क्या बोलेंगे। जब एचआरसी फ्यूज में जो कट ऑफ और फाइनल जीरो के बीच में जो समय है उसे क्या बोलेंगे। क्या होता है कि एचआरसी फ्यूज में क्या होता है, फॉल्ट होता है। फॉल्ट होने पर आर्क उत्पन्न होती है, आर्क उत्पन्न होने पर उसके बाद आर्क समान हो जाती है। क्या होती है, फॉल्ट हुआ, दोष हुआ, उसके बाद में क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है, उसके बाद में वह समाप्त हो जाती है और फिर वो सर्किट ऑफ क्या हो जाता है, फाइनल जीरो हो जाता है। तो जब फॉल्ट उत्पन्न होता है उसे प्री आर्किंग बोला जाता है और आर्क उत्पन्न होकर जो समन होती है उसे बोला जाता है आर्किंग टाइम। और जो कंप्लीट क्या होता है उसे बोला जाता है टोटल ऑपरेटिंग टाइम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग टाइम। तो इसे बताना है कि जो कट ऑफ और फाइनल जीरो करंट के बीच में जो समय होता है उसे बोला जाता है आर्किंग समय, आर्किंग टाइम बोला जाता है। ये ध्यान रखें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्किंग टाइम, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शॉर्ट सर्किट वाली ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो प्रवर्तनांक गुणांक होता है। तो एक शॉर्ट सर्किट वाली क्या है, एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसके लिए जो प्रवर्तन गुणांक का मान बताना है कितना होता है। तो जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइनें होती है उनके जो प्रवर्तन गुणांक होते हैं वो होते हैं -1। तो हमेशा ध्यान रखें -1 होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटेन पर टीआरएस केबल किसके लिए उचित होता है। तो जो बेटेन पर जो टीआरएस केबल होती है, टफ रबर शीतर केबल होती है, वो उचित किसके लिए होती है ये बताना है। कम वोल्टेज के लिए होती है या मध्यम वोल्टेज के लिए होती है, उच्च वोल्टेज के लिए होती है, अति उच्च वोल्टेज के लिए होती है या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखें जो बेटन पर जो टीआरएस केबल लगाते हैं वो क्या होती है, कम वोल्टता के लिए प्रयोग की जाती है।
कम वोल्टता के लिए उचित होती है। जो तप रबड़ शीतल केबल होती है वो क्या होती है, कम वोल्टेज के लिए उपयुक्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटेन लगाते समय लगाए जाने वाले स्क्रू के मध्य की दूरी किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो बेटेन पर जो हम स्क्रू लगाते हैं उनके मध्य की दूरी किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, बताना है कि 7.5 mm, 7.5 सेंटीमीटर या 75 mm या 75 सेंटीमीटर या 75 मीटर। तो हमेशा ध्यान रखें जो बेटन पर लगाते समय किसका प्रयोग करेंगे, स्क्रू लगाते समय कितनी दूरी होनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ये जरूर ध्यान रखें कितनी होनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिंक क्लिप्स के 2 छिद्र किस लिए होते हैं। तो ये बताना है जो लिंक्स क्लिप्स में जो 2 छिद्र होते हैं वो किस लिए होते हैं। तो 35 mm के, 30 mm के, 40 mm के, 50 mm के, 55 mm के। तो जो लिंक क्लिप्स में जो 2 छिद्र होते हैं वो होते हैं 40 mm के, 40 mm के लिए होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाइव इलेक्ट्रिकल उपकरणों में विद्युत आग लगने पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लाइव इलेक्ट्रिकल आग लगती है उपकरणों में, वो विद्युत आग लगने पर किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करेंगे, वो करेंगे क्लास सी। तो हमेशा ध्यान रखें जो विद्युत, ये पहले पेपरों में भी कर चुके हैं, तो लाइव इलेक्ट्रिकल उपकरणों में जो विद्युत की आग लगती है उसे अग्निशामक को यंत्र इस्तेमाल किया जाता है क्लास सी। तो ऑप्शन देखिए इसका जो सी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है। तो अब देखिए जो बिना किसी की क्षति के अधिकतम कितनी धारा सहन कर सकता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15 मिली एम्पियर। क्या होगा ये, एक क्या है, मानव क्षति के अधिकतम कितनी धारा, जो अधिकतम जो कितनी धारा है, अधिकतम धारा है वो है जो सहन कर सकता है 15 मिली एम्पियर। और जो बिल्कुल बिल्कुल महसूस नहीं होता है वो होता है 1 मिली एम्पियर। तो जो जिसमें विद्युत का झटका नहीं लगता है और वह क्या होता है क्षति क्या करता है, अधिकतम कितनी धारा सहन कर सकता है। वो कितनी धारा अधिकतम सहन कर सकता है, वो कर सकता है 15 मिली एम्पियर तक अधिकतम धारा सहन कर सकता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिकतम कितनी धारा सहन कर सकता है, तो वो कर सकता है 15 मिली एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रिक केबल में आग लगने पर मुख्य कारण क्या है। तो इलेक्ट्रिक केबलों में जो आग लगने का मुख्य कारण क्या है, कम फ्यूज रेटिंग, ओवरलोडिंग, ढीले कनेक्शन या एक्सटेंशन कार्ड, इनमें से या उपरोक्त सभी। तो हमेशा ध्यान रखिए जो इलेक्ट्रिकल जो केबलों में आग लगने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है कम, तो उसकी फ्यूजिंग रेटिंग कर देते हैं। यदि कम फ्यूजिंग करंट के केबल लेंगे तो आग लग सकती है। ओवरलोडिंग कर देते हैं केबल को तो आग लग सकती है। डीले कनेक्शन है तो स्पार्क होके आग लग सकती है। और एक्सटेंशन कोड है तो इससे भी आग लग सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। में आग लगने पर आग बुझाने के लिए पानी की बौछार प्रभावी हो सकती है। तो ये बताना है किस पर, कौन सी आग में पानी की बौछारें प्रयुक्त होती है। तो घरेलू उपकरणों में, ज्वलनशील पदार्थों में, या एलपीजी व सीएनजी में, इलेक्ट्रिक केबल में, या लकड़ी कागज व परिधान में। तो हमेशा ध्यान रखें लकड़ी कागज और परिधान के लिए पानी उपयुक्त होता है। पानी की बौछार क्या होती है, उपयुक्त होती है। तो हमेशा ही ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खतरनाक चेतावनी चिन्ह का आकार होता है। जो खतरनाक चेतावनी चिन्ह का जो आकार होता है वो त्रिभुजाकार अंक का आकार होता है। और जो इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो किस रंग की होती है, पीले रंग की होती है। हमेशा ध्यान रखें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, त्रिकोण होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 66 kV जो पायरेशन लाइन के लिए सस्पेंशन प्रकार के कितने डिस्क इंसुलेटर इस्तेमाल किए जाएंगे। तो डिस्क इंसुलेटर निकालने का एक फॉर्मूला है, वो है कि जो 66 kV जितनी जो अधिकतम kV दे रखा है, कितना वोल्टेज दे रखा है, उसे हम √3 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद उसे 11 kV से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमें प्राप्त जो आंसर होगा वो होगा 4 डिस्क। कितनी होगी, लगभग 3 पॉइंट कुछ के आएगा। तो हमें तो क्या लेना है, पूरी डिस्क लेना है। तो जो इसका जो मान होगा वो होगा 4 डिस्क हम करेंगे 66 kV पायरेशन लाइन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नुकीले किनारे वाले उपकरण को धातु के बॉक्स में रखा जाना चाहिए या लकड़ी के बॉक्स में,
अलग रखा जाना चाहिए, उतने ही किनारे नीचे और करके रखा जाना चाहिए, या उनके किनारे क्या है नीचे करके रखे जाना चाहिए, या फिर परस्पर रखना जाना चाहिए, या ई इन सभी पर। तो जो नुकीले जो किनारे वाले जो उपकरण होते हैं, जो नुकीले किनारे वाले जो उपकरण होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, लकड़ी के बॉक्स में अलग रखा जाना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति बिजली का झटका लगने के कारण बेहोश हो गया है, उसे पीने के लिए क्या दिया जाना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें, जो नीमी की बुक में जो लिखा हुआ है उसमें क्या है, उसमें लिखा हुआ है कि जो बिजली के झटके लगने के कारण बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ नहीं देना चाहिए। तो और जो JVNL जो टेक्निकल हेल्पर जो विभाग है, उसने जो आंसर माना है उसे माना चाहिए पानी। क्या देना चाहिए, पानी। तो ये डाउट क्वेश्चन है। तो एक व्यक्ति बिजली का झटका लगने के कारण बेहोश हो गया है, तो उसे पीने के लिए क्या दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें माना गया है पानी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान रखें, विद्युत प्रवाह की वह मात्रा जिसे दर्दनाक बिजली का झटका लग सकता है। तो ये बताना है कि दर्दनाक बिजली का झटका लग सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 50 मिली एम्पियर। क्या होता है, ये एक दर्दनाक बिजली का झटका लग सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 50 मिली एम्पियर। तो ये ध्यान रखें। और अधिकतम कितनी धारा सुरक्षित सहन कर सकता है, वो कर सकता है 15 मिली एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उस गुण को क्या कहा जाता है जिसके कारण धारा वोल्टेज से मंद होती है। तो क्या उस गुण को क्या कहा जाता है जिसके कारण क्या होती है, धारा वोल्टेज से मंद होती है। तो धारिता बोलेंगे, प्रेरकत्व बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे, चालकत्व बोलेंगे, या इलास्टेंस बोलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो उस गुण को हम यदि क्या होता है, धारा का मान वोल्टेज से क्या होता है, धारा का मान क्या होता है, देखिए धारा का मान है ना, किसके कारण धारा वोल्टेज से मंद हो जाती है। तो ये क्या होता है, देखिए इस प्रकार से होता है, ये धारा और ये होता है वोल्टेज। ये कितनी होती है, 90 डिग्री के लगभग क्या होती है, पस होती है। तो क्या होता है कि धारा वोल्टेज से मंद होती है, धारा वोल्टेज से मंद होती है। तो ये देखने को मिलता है प्रेरकत्व। क्या होती है, प्रेरकत्व में देखने को मिलता है। और धारा और वोल्टेज इन फेज में होते हैं, उसे बोला जाता है रेजिस्टेंस। लोड पर रेजिस्टेंस में होता है। और जो धारिता में होता है, धारिता में क्या होता है कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, प्रेरकत्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा यदि 120 वोल्ट डीसी धारा के 5 एम्पियर धारा इससे होकर प्रवाहित होती है। तो हमें निकालना है कि जो कितना रेजिस्टेंस का मान निकालना है। तो R बराबर V/I से हमें इसे सोल्व कर सकते हैं। तो 120/5 कितना हो जाएगा, 24 पंजो 120, 24 पंजो 120। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 एम्पीयर की डीसी धारा प्रवाहित होने पर 120 वोल्ट डीसी परिपथ कितनी शक्ति का उपयोग करेगा। तो ये बताना है कि 8 एम्पीयर की क्या है, डीसी धारा प्रवाहित हो रही है और वोल्टेज का मान 120 है। तो पावर निकालना है। तो P बराबर होता है V/I। तो V/I होता है जब वोल्टेज का मान 120 दे रखा है और एम्पीयर का मान 8 एम्पीयर दे रखा है। कितना मान दे रखा है, 8। तो 12 8 96 तो 960। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इंटू करने पर इसे 960 वाट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिरोध में धारा प्रभावित होने पर इसमें शक्ति की हानि की गणना करने का सूत्र होगा। यदि प्रतिरोध है, यदि क्या है, प्रतिरोध में प्रवाहित हो रही है, तो धारा हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, P बराबर I² R से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी शक्ति की गणना कर सकते हैं। जब रेजिस्टेंस दिया हुआ हो और उसमें से प्रवाहित धारा होती हो, तो उसमें क्या जाता है, I² R का हम फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। ये शक्ति का फॉर्मूला होता है। तो ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आठ एम्पीयर की डीसी धारा प्रवाहित होने पर 4 ओम प्रतिरोध वाली लाइन में वाट हानि की गणना कीजिए। तो वही उसी सूत्र पर आधारित है ये। तो निकालना है, देखिए P बराबर I² है 8 इंटू 4 से गुना कर लेंगे, 64 इंटू 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16
तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 25, 256। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 256। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 256 वाट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसी परिपथ में प्रवाह में कुल बाधा को क्या कहा जाता है? तो एसी प्रवाह में जो एसी प्रवाह में जो कुल बाधा होती है उसे क्या बोला जाता है? तो प्रतिबाधा, धारिता, प्रेरकत्व, प्रतिरोध या इलास्टेंस। तो हमेशा ध्यान रखें, जो एसी सर्किट में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे बोला जाता है प्रतिबाधा, और जो डीसी सर्किट में जो कुल बाधा होती है उसे बोला जाता है रेजिस्टेंस। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो एसी परिपथ में जो प्रवाह होगी कुल बाधा उसे बोला जाता है प्रतिबाधा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शक्ति गुणक 0.80 होने पर वह 220 वोल्ट, वह कितना है लोड 10 किलोवाट लोड पर कितनी धारा खींचेगा? तो ये बताना है कि जब शक्ति गुणक है कितना मान है, ये निम्न प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं कि P बराबर V गुणा I कोस फाई दे रखा है। इसमें कितना दे रखा है आप देखिए, पावर का मान दे रखा है 10 किलोवाट, 10 किलोवाट, और दे रखा है इसमें धारा का मान निकालना है। तो हम इसे निम्न प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए, दस किलोवाट को हम 10,000 लिख सकते हैं, और कितना मान है, पॉइंट कितना मान है एक बार देख लेते हैं, सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 56.8 एम्पियर। आप इसे सोल्व करके निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से अधिक होने पर ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाएगा? जब ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से अधिक होने पर ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एयर को ट्रांसफार्मर, या फिर आयरन को ट्रांसफार्मर, या ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो ट्रांसफार्मर में जो आउटपुट इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, अधिक होता है, तो उसे बोला जाएगा स्टेप अप। और आउटपुट वोल्टेज से क्या होते हैं, इनपुट वोल्टेज ज़्यादा होता है, तो वो उसे बोला जाएगा स्टेप डाउन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शक्ति गुणक होने पर लोड स्रोत द्वारा क्या होती है, प्रदत्त जो संपूर्ण ऊर्जा खपत करेगा। तो जो कौन सा शक्ति गुणक पर क्या करते हैं, जो ऊर्जा होती है उसका संपूर्ण ऊर्जा का क्या करता है, खपत करेगा। तो यदि जब संपूर्ण ऊर्जा का खपत कब होगा, जब रेजिस्टिव लोड जुड़ा हुआ होगा। तो शक्ति गुणक पर रेजिस्टिव लोड के लिए क्या होता है, इकाई होता है, और इकाई पर ही क्या होता है, इकाई शक्ति गुणक होने पर लोड स्रोत क्या होता है, प्रदत्त संपूर्ण ऊर्जा का खपत करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी इनपुट उच्च होने पर निम्न में से कौन सा गेट उच्च वोल्टेज देता है? तो ये बताना है कि कौन सा गेट है जो उच्च, निम्नलिखित में से उच्च क्या होता है, इनपुट उच्च होने पर क्या होगा, उसका गेट का उच्च देगा, क्या देगा, उच्च आउटपुट देगा। तो हम इसे निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि जैसे ये एक स्विच यहाँ पे लगा हुआ है और एक सर्किट यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है। तो यदि हम जब इसको 1 करेंगे तो हमें जो आउटपुट प्राप्त होगा वो होगा 0। जब इसे 0 और इसे 1 देंगे तो आउटपुट होगा 0। जब हम इसे 1 और इसे 1 दोनों को ही क्या होते हैं, इनपुट, दोनों इनपुटों को उच्च देंगे, हाई, उच्च होने पर इनका जो गेट का जो आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, वो उच्च प्राप्त होगा। तो ये कौन से प्रकार का गेट है, ये एक एंड प्रकार का गेट है। ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे टोटल गेट्स। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा एंड गेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर मुख्य एम्प्लीकेशन होती है, वोल्टेज एम्पलीफायर होता है, करंट एम्पलीफायर होता है, या इम्पेडेंस मैचिंग सर्किट होता है, या आरएफ एम्पलीफायर होता है, या फिर अल्ट्रासोनिक एम्पलीफायर होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जो कॉमन कलेक्टर जो एम्पलीफायर है, जिस मुख्य एप्लीकेशन क्या है, उसकी जो मुख्य एप्लीकेशन है वह है इम्पेडेंस मैचिंग सर्किट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी एम्पलीफायर स्टेज के आउटपुट को अगले स्टेज के इनपुट से जोड़ने की तकनीक को क्या कहा जाता है? जब किसी एम्पलीफायर जो स्टेज है उसके आउटपुट को अगले स्टेज के, जो अगला स्टेज होता है उसके इनपुट को जोड़ने के लिए जो तकनीक प्रयोग की जाएगी, ऑप्शन देखिए, बाईपास, या आइसोलेटिंग, कपलिंग, जॉइनिंग, या रिमूविंग। ना तो रिमूविंग
ना तो रिमूविंग होगा, ना जॉइनिंग होगा, ना आइसोलेटिंग होगा। और बाईपास तो ये अलग होता है, इस कैपेसिटर के द्वारा किया जाता है। तो जो कपलिंग होती है, कपलिंग से क्या किया जाता है, आउटपुट को दूसरे इनपुट में जोड़ा जाता है। ये एक तकनीक है, उसे बोला जाता है कपलिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उस एम्पलीफायर को क्या कहा जाता है जो एकल आवृत्ति व आवृत्ति के एक छोटे बैंड का प्रवर्धन करता है? तो उस एम्पलीफायर को क्या कहेंगे जो एक आवृत्तियों के एक छोटे बैंड का क्या करता है, प्रवर्धन करता है? तो ऑप्शन देखिए, वाइड बैंड एम्पलीफायर, ट्यून्ड एम्पलीफायर, हाई गेन एम्पलीफायर, लो गेन एम्पलीफायर या अल्ट्रासोनिक एम्पलीफायर। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो आवृत्तियों के एक छोटे बैंड का प्रवर्धन करता है वो होता है ट्यून्ड एम्पलीफायर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्यून्ड एम्पलीफायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लेट करंट में छोटे बदलाव से ग्रिड वोल्टेज में छोटे बदलाव का अनुपात जबकि प्लेट वोल्टेज स्थिर रखे जाते हैं। तो बताना है कि एक प्लेट करंट होती है उसमें छोटे बदलाव के ग्रिड वोल्टेज में छोटे बदलाव का ही क्या है, अनुपात है। तो ये बताना है जब प्लेट की स्थिर रखी जाए तो क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए, स्लोप रेजिस्टेंस होगा, या ट्रांस कंडक्शन होगा, एप्लीकेशन फैक्टर होगा, कंट्रोल ग्रिड होगा, या लोड लाइन होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रांस कंडक्शन। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांस कंडक्शन बोलते हैं उसको, ट्रांस कंडक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामान्य बायस जो एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाले मुख्य जो प्रवाह होता है, बताना है कि जो सामान्य जो बायस होती है एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें कलेक्टर जंक्शन को जो पार करती है जो मुख्य प्रवाह, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। जो एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो कलेक्टर जंक्शन होती है, जो कलेक्टर के क्या होता है, जंक्शन होती है, उसको पार करने वाला जो मुख्य प्रवाह होता है उसे कौन जो पार कर लेता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखिए, डिफ्यूज करंट, ड्रिफ्ट करंट, होल करंट, या बेस करंट के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ड्रिफ्ट करंट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। क्या होगा, सामान्य जो बायस में जो एनपीएन जो ट्रांजिस्टर में जो कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाला जो क्या होता है, कलेक्टर जो जंक्शन है उसको पार करने वाला जो मुख्य प्रवाह होता है वो क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट बोला जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेडियो ट्रांसमिशन के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पैदा करने हेतु प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को क्या कहा जाता है? तो जो रेडियो ट्रांसमिशन के लिए जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पैदा करता है उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन देखिए, ट्रांसड्यूसर होता है, या रिसीवर होता है, या फिर वैक्यूम ट्यूब होता है, या ट्रांसमीटर होता है, या एंटीना होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो रेडियो ट्रांसमिशन के लिए जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पैदा करता है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कौन सा होता है? वो होता है ट्रांसमीटर। जो रिसीवर करता है ये क्या करता है, रिसीव करता है। और ट्रांसड्यूसर होता है वो क्या आता है, एम्पलीट्यूड में चेंज करता है। तो ट्रांसमीटर क्या है, ये एक रेडियो ट्रांसमिशन के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पैदा करने हेतु एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी एम्पलीफायर को किसकी आवश्यकता होती है? यह बताना है। जो कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री जो क्लास बी एम्पलीफायर हैं उसके लिए क्या आवश्यकता होती है? तो दो पीएन ट्रांजिस्टर होंगे, दो पीएनपी ट्रांजिस्टर होंगे, या एक एनपीएन और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक एनपीएन चाहिए और एक चाहिए पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसे दो ही ट्रांजिस्टर प्रयोग किए जाते हैं बी क्लास एम्पलीफायर में, ये हमेशा ध्यान रखें। एक तो होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक ही होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्वायर वेव सिग्नल किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ये बताना है कि जो स्क्वायर वेव सिग्नल होते हैं वो किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? एम्पलीफायर्स में, या ऑसिलेटर में, डिजिटल उपकरणों में, या रेक्टिफायर्स में, या रजिस्टर में। तो स्क्वायर वेव सिग्नल होते हैं वो किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? वो होते हैं डिजिटल उपकरणों में। क्या होते हैं? डिजिटल उपकरणों में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका ये इस प्रकार से होती है। स्क्वायर वेव चलती है इस प्रकार से। तो ये क्या होती है? ये डिजिटल उपकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईएसटी ट्रांसमिशन लाइनों में प्रयुक्त किए जाने वाला इंसुलेटर किसके बने होते हैं? तो ये बताना है। पीवीसी के बनेंगे, पोर्सिलिन के, कांच के, लकड़ी के, या इन सभी के।
तो जो EST जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन जो ट्रांसमिशन लाइनें होती है उसमें हमें इंसुलेटर के रूप में देखने को मिलता है, पोर्शनील के बने हुए होते हैं। ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर चल रहे 6 पोल मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होगी? तो हम इसे निम्न सूत्र से निकाल सकते हैं। ये होगा, देखिए NS बराबर 120 50 हर्ट्ज दे रखा है और 6 पोल दे रखे हैं, तो इसकी जो 20 × 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1000 RPM। तो इसकी जो राइट आंसर होगा वो होगा A, 1000 RPM। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भाग रोटर का भाग नहीं है? कोर, स्लिप रिंग्स, शाफ्ट, वाइंडिंग या फ्रेम? तो निम्नलिखित में से कौन सा भाग है जो रोटर का भाग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेम। ये क्या होता है? ये एक रोटर का भाग नहीं होता है, जबकि कोर होती है, स्लिप रिंग होती है, शाफ्ट होती है, वाइंडिंग होती है, लेकिन क्या नहीं होता है? फ्रेम नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बाई डायरेक्शनल जो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर बनाने के लिए जो प्रयुक्त IC कौन सी है ये बताना है। ऑप्शन देखिए 7494, 7498, 7495, 7447 या 74194। तो हमेशा ध्यान रखें जो बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल जो शिफ्ट रजिस्टर होता है उसकी जो IC बनी हुई होती है वो होती है 74194 की बनी हुई होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो E होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेक्टिफायर सर्किट किसके संचालन पर निर्भर करता है? जो रेक्टिफायर जो सर्किट होते हैं, रेक्टिफायर जो सर्किट बने हुए होते हैं, ये बताना है ये किसके संचालन पर निर्भर करता है। प्रतिरोध के संचालन पर करता है? नहीं करता है। और डायोड के संचालन पर करता है? यस, डायोड के संचालन पर करता है। ऑप्शन और देखते हैं। ट्रांजिस्टर पर नहीं करता है, कोयल पर नहीं करता है, और ट्रांजिस्टर पर भी नहीं करता है। तो हमेशा ध्यान रखें जो रेक्टिफायर सर्किट होगा वो किस पर संचालन करता है? वो डायोड्स के संचालन पर निर्भर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सर्किट में जेनर डायोड का कनेक्शन हमेशा किस प्रकार का होता है? तो ये बताना है कि जो एक सर्किट होता है उसमें जो जेनर डायोड जुड़ा हुआ होता है तो उसका कनेक्शन हमेशा किस प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन पहले पेपर में भी आ चुका है। तो फॉरवर्ड बाइस में या रिवर्स सीरीज बाइस में या रिवर्स बाइस में या पॉजिटिविटी बाइस में या नेगेटिव बाइस में। तो हमेशा ध्यान रखिए जो सर्किट ब्रेकर में जो जेनर डायोड का जो कनेक्शन होता है वो हमेशा रिवर्स बाइस में ही प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक NPN ट्रांजिस्टर में P रीजन किसे कहा जाता है? तो ये बताना है जो PNP ट्रांजिस्टर में जो P रीजन है उसे क्या बोलेंगे। तो उसे ऑप्शन देखिए कलेक्टर, एमीटर, बेस व सोर्स व इनमें से कोई नहीं। तो ये निम्न प्रकार से होता है, इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं जी। ये N, ये है P भाग, ये है N भाग। तो PNP में जो P भाग है वो होता है बेस, इसे बोला जाता है आधार। तो P रीजन किसे कहा जाता है? उसे बोला जाता है बेस को। इसका जो राइट आंसर होगा C होगा। और जो इधर वाला भाग होता है उसे कलेक्टर बोला जाता है, और जो जिस पर धारा चिन्ह दर्शाई हुई होती है वो होता है एमीटर बोला जाता है, उसे E से दर्शाया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें एक होता है इसमें जो धारा का चिन्ह दर्शाया जाएगा, धारा का चिन्ह दर्शाया जाएगा वो दिखाएगा NPN में बाहर की ओर। जो PNP जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो धारा का सिंबल जो एमीटर पर दिखाया जाता है वो अंदर की ओर दिखाया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लचीले केबलों को कहाँ पर पसंद नहीं किया जाता है? तो 1000 मिली साइकिल पर सेकंड पर, या 2000 मिली साइकिल पर सेकंड पर, या 3000 मिली साइकिल पर सेकंड पर, या 4000 मिली साइकिल पर सेकंड पर, 5000 मिली सेकंड पर। बताइए। तो जो लचीले केबलों को पसंद नहीं किया जाता है, तो लचीले जो केबल होती है वहाँ पर 3000 मिली साइकिल पर सेकंड वाले को पसंद नहीं किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऊर्ध्वाधर जो कॉन्फ़िगरेशन में 2 तार लाइन क्या होती है? जो ऊर्ध्वाधर जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनमें 2 तार लाइन किस प्रकार की होती है? संतुलित संरचना होती है, टिपिकल संरचना होती है, असंतुलित होती है या जटिल होती है? इनमें से कोई नहीं। जो इसका जो राइट आंसर होगा जो ऊर्ध्वाधर कॉन्फ़िगरेशन में जो 2 तार लाइनें होती हैं वो असंतुलित क्या होती है? असंतुलित संरचनाएं होती है। यह हमेशा ध्यान रखें, असंतुलित संरचनाएं होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समांतर वायर लाइनें की आवृत्ति प्रयुक्त की जाती है। तो ये बताना है जो समांतर जो वायर लाइनें होती है, जो समांतर जो वायर लाइनें होती हैं उनमें जो प्रयुक्त आवृत्ति प्रयुक्त की जाती है वो की जाती है 300 मिली साइकिल पर सेकंड। तो ये हमेशा ध्यान रखें 300 मिली साइकिल पर सेकंड समांतर वायर लाइनों में आवृत्ति प्रयुक्त की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
एक शुद्ध प्रेरक के लिए पावर फैक्टर क्या है? तो एक शुद्ध क्या दिखाया गया है, प्रेरक दिखाया गया है, उसके लिए जो पावर फैक्टर होगा वो कितना होगा ये बताना है। तो शुद्ध प्रेरक के लिए जो पावर फैक्टर होता है वो होता है 0। तो हमेशा ध्यान रखें, शुद्ध प्रेरक के लिए जो पावर फैक्टर होता है वो 0 होगा। शुद्ध इंडक्टर के लिए जो पावर फैक्टर होगा वो भी मतलब इंडक्टर के लिए 0 होगा और कैपेसिटर के लिए भी शुद्ध पावर फैक्टर 0 होगा। और शुद्ध रेजिस्टिव लोड के लिए कितना पावर फैक्टर होता है? इकाई पावर फैक्टर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से नॉन लीनियर तत्व नहीं है, तो ये बताना है कि इनमें दिया हुआ है लीनियर तत्व, तो इसमें बताना है कौन सा नॉन लीनियर तत्व नहीं है। नॉन लीनियर तत्व नहीं है, इनमें से बताना है कौन सा है जो नॉन लीनियर तत्व नहीं है। इसमें जो कैपेसिटर नॉन लीनियर तत्व नहीं होता है, सॉरी हीटर कोयल है वह नॉन लीनियर तत्व नहीं होता है। जबकि ट्रांजिस्टर, डायोड, इलेक्ट्रिक आर्क ये क्या होती है? ये एक प्रकार के नॉन लीनियर तत्व होते हैं। इसमें बताना है नॉन लीनियर तत्व नहीं है। तो ऑप्शन में कौन से नॉन लीनियर तत्व दिए हुए हैं उनमें बताना है कौन सा नॉन लीनियर तत्व नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हीटर कोयल। जो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं ये होते हैं ट्रांजिस्टर, डायोड और इलेक्ट्रिक आर्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ड्राई सेल में एक विरूपणकर्ता के रूप में कार्य करता है। जो एक ये नॉन लीनियर, लीनियर तत्व, एक्टिव जो कंपोनेंट्स होते हैं इनके बारे में क्या है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अच्छी तरह से देखेंगे। ड्राई सेल में एक विरूपणकर्ता के रूप में कार्य करता है। जो ड्राई सेल में जो विरूपणकर्ता के रूप में कार्य करता है अमोनियम क्लोराइड, कार्बन पाउडर, मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिंक क्लोराइड या फिर सोडियम ऑक्साइड। तो जो ड्राई सेल होता है, जो शुष्क जो सेल होता है, जो शुष्क सेल होते हैं उनमें जो विरूपण के रूप में, विरंजक जो विरूपण के रूप में जो काम लेते हैं वो क्या लेते हैं? मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 के रूप में काम लिया जाता है। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निर्वात के मामले में ससेप्टिबिलिटी किस प्रकार होनी चाहिए? तो ये बताना है जो ससेप्टिबिलिटी होती है निर्वात की वो कितनी होनी चाहिए। तो इसमें बताना है जो ससेप्टिबिलिटी होती है उसकी संवेदनशीलता होती है, जो निर्वात के मामले में जो संवेदनशीलता होगी उसका मान बताना है कितना होता है। ऑप्शन देखिए 0.5, 1, अनंत व 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निर्वात के लिए क्या होती है? 0 होती है। जो ससेप्टिबिलिटी का मान होता है वो क्या होता है? 0। इसे बोला जाता है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मान कितना होता है? 0 होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए निर्वात के मामले में जो ससेप्टिबिलिटी होती है उसका मान होता है 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विभव मापी पर किसका प्रयोग करके लोडिंग प्रभाव से बचा जा सकता है? तो जो विभव मापी पर किसका प्रयोग करके लोडिंग प्रभाव से बचा जा सकता है? तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रिमर। विभव मापी पर ट्रिमर का प्रयोग करके लोडिंग प्रभाव से बचा जा सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो विभव मापी पर किसका उपयोग करके लोडिंग प्रभाव से बचा जा सकता है? तो ऑप्शन होगा ई, ट्रिमर का प्रयोग करके लोडिंग प्रभाव से बचा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक फ्लिप फ्लॉप या लेंच ऐसी सर्किट होती है जिसमें इस तरह स्टेट्स होते हैं। बताना है कि एक जो फ्लिप फ्लॉप या लेंच ऐसी सर्किट होती है उसमें क्या होता है। इसका जो राइट आंसर होगा देखिए, जो एक क्या होता है, जो फ्लिप फ्लॉप सर्किट होता है या लेंच ऐसी सर्किट होती है, क्या बोला जाता है? फ्लिप फ्लॉप को लेंच ऐसी सर्किट बोला जाता है। उसमें क्या होते हैं? कितने स्टर जो होते हैं, स्लॉट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसमें होते हैं 2। एक फ्लिप फ्लॉप लेंच ऐसी सर्किट में 2 स्तर स्लॉट्स होते हैं। ध्यान रखें 2 स्तर स्लॉट्स होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंडरग्राउंड सिस्टम को से अधिक मात्रा पर संचालित नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन पहले पेपरों में भी आ चुका है। तो अंडरग्राउंड सिस्टम को के अधिक मात्रा पर संचालित नहीं किया जा सकता। 11 kV, 22 kV, 33 kV, 66 kV, 1 या 220 kV। तो जो अंडरग्राउंड जो सिस्टम में होती है उसमें अधिक मात्रा पर संचालित नहीं किया जा सकता, वो है 66 kV से अधिक संचालन पर संचालित नहीं किया जा सकता। ये में से ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या एक इन्वर्टर है? तो कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर या कॉमन
सॉरी ऑपरेशन एम्पलीफायर या इन सभी को। तो कौन सा एम्पलीफायर है जिसे इन्वर्टर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉमन एमीटर। जो कॉमन एमीटर होता है उसे क्या किया जाता है, उसे एम्पलीफायर के रूप में, कॉमन एमीटर को एम्पलीफायर इन्वर्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिए, कॉमन जो एमीटर होता है उसे इन्वर्टर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ब्रिज प्रकार के फुल वेव रेक्टिफायर की आवश्यकता होती है। तो एक ब्रिज प्रकार का जो फुल वेव जो ब्रिज रेक्टिफायर को की आवश्यकता होती है, बताना है 2 डायोड की या 3 डायोड की, 4 डायोड की या 1 डायोड की या किसी भी डायोड की नहीं। तो जो एक ब्रिज प्रकार का फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसे 4 डायोड की क्या होता है, उसे 4 डायोडों की आवश्यकता होती है। और जो सेंटर टेप होता है उसके लिए 2 डायोडों की आवश्यकता होती है। और जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसके लिए 1 डायोड की आवश्यकता पड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वर्जित ऊर्जा अंतराल कौन से मामले में अधिकतम होता है? तो ये बताना है कि कौन से मामले में जो ऊर्जा अंतराल है वो अधिकतम होता है। धातुओं के मामले में, इंसुलेटर के मामले में, सेमीकंडक्टर के मामले में, अर्धधातुओं के मामले में, इनमें से कोई नहीं। जो धातु होती है तो वहाँ पर जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, जो एनर्जी का जो फॉरबिडन गैप होता है वो होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान रखें। और जो इंसुलेटर के लिए होता है वो होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो सेमीकंडक्टर के लिए होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमेशा ध्यान रखें, जो वर्जित अंतराल जो सबसे सर्वाधिक अधिकतम होगा वो होगा इंसुलेटर के लिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका जो राइट आंसर होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व में रखते हैं। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके अस्तित्व में रहते हैं? तो ऑप्शन देखिए, इसे जो बैंड सिद्धांत होता है, क्या होता है, एक बैंड सिद्धांत होता है, उसमें क्या होता है कि एक तो होती है, ये होती है संयोजी बैंड, एक होती है संयोजी बैंड, एक होती है चालन बैंड। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन अस्तित्व में रखते हैं वो होते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं उसको? कंडक्शन बैंड बोला जाता है। जिसमें क्या होता है, चालन बैंड बोला जाता है। इसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन अस्तित्व में रहते हैं, किस में रहते हैं? कंडक्शन बैंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न तरल पदार्थों में से किसका उपयोग ट्रांसफार्मर में कूलेंट के रूप में नहीं किया जा सकता? तो निम्नलिखित में से निम्न तरल पदार्थों में है जिसका उपयोग बताना है जो ट्रांसफार्मर में जो कूलेंट के रूप में नहीं किया जा सकता है, जो शीतलन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मिनरल तेल या फिर सिलिकॉन लिक्विड्स या फिर हाइड्रोकार्बन लिक्विड्स या फिर स्टर्स, जो स्टर्स होते हैं इनका प्रयोग भी किया जाता है। इनमें से ध्यान रखें, स्टर्स भी का भी किया जाता है, सिलिकॉन लिक्विड्स का भी किया जाता है, मिनरल तेल का भी किया जाता है, हाइड्रोकार्बन का भी किया जाता है, लेकिन ग्रीस का नहीं किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ई। तो हमेशा ध्यान रखें, ग्रीस, जो ग्रीस होती है वो हम ट्रांसफार्मर में कूलेंट के लिए प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तेल का प्रकार जो ट्रांसफार्मर के तेल के लिए प्रयुक्त होता है वह है, जो कौन सा तेल है जो ट्रांसफार्मर के लिए प्रयुक्त होता है? ये फिर क्वेश्चन आ गया है। पशु तेल होता है? नहीं, पशु तेल नहीं होता है। खाने पकाने का तेल नहीं होता है, और वनस्पति तेल भी नहीं होता है। तो ऑप्शन देखिए, इसमें जो मिनरल तेल होता है इसे बोला जाता है खनिज तेल, इसे बोला जाता है खनिज तेल बोला जाता है, और ये फर्नेस तेल भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा जो होगा मिनरल ऑयल। जो तेल का प्रयोग जो ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त किया जाता है वो किया जाता है खनिज तेल, जो होता है मिनरल तेल बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नमी युक्त सिलिका जेल का रंग होता है, तो ये बताना है जो नमी युक्त सिलिका जेली है उसका रंग होता है लाल, भूरा, गुलाबी, पीला व सफ़ेद। जो नमी युक्त जो सिलिका जेल होती है उसका जो रंग होता है वो गुलाबी होता है, शुष्क अवस्था में सफ़ेद होता है। तो ध्यान रखें, नमी युक्त सिलिका जेली का जो रंग होगा वो होगा गुलाबी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा कपलिंग आवर्ती प्रक्रियाओं के साथ न्यूनतम जो व्यवधान उत्पन्न करता है? ये बताना है। आरसी कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग, इम्पीडेंस कपलिंग और इनडायरेक्ट कपलिंग। जो डायरेक्ट जो कपलिंग होती है
जो डायरेक्ट कपलिंग होती है उसमें क्या होता है कि जो आवर्ती प्रक्रिया के साथ जो न्यूनतम क्या होता है व्याधान उत्पन्न किया जाता है। ये ध्यान रखिए, न्यूनतम व्याधान उत्पन्न किया जाता है वो है डायरेक्ट कपलिंग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। की सुरक्षा के लिए उपकरण की अर्थिंग करना आवश्यक होता है। यह बताना है कि सुरक्षा के लिए उपकरण की अर्थिंग करना आवश्यक होता है। वोल्टेज अस्थिरता के लिए, ओवरलोडिंग के लिए, विद्युत झटके से खतरों के लिए, या कंडक्टरों के उच्च तापमान के लिए, कम वोल्टेज के लिए। तो हमेशा ध्यान रखें, विद्युत के झटकों के खतरों के लिए, खतरों की जो सुरक्षाओं के लिए जो उपकरण पर अर्थिंग करना आवश्यक होता है। ये इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अर्थ की अच्छी निरंतरता होती है उच्च प्रतिरोध पर, निम्न प्रतिरोध पर, ओपन सर्किट पर, न्यून चालकता पर या उच्च चालकता पर। तो जो अर्थ की एक अच्छी जो कंटिन्यूटी होती है वो होती है न्यून प्रतिरोध पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई नियम के अनुसार में किसी इंस्टॉलेशन में लीकेज करंट जो इंस्टॉलेशन में आपूर्ति की अधिकतम कितनी करंट के भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। जो लीकेज करंट होता है वो अधिकतम आपूर्ति के कितने भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। जो लीकेज करंट का मान 1/5000वें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है, निर्धारित आपूर्ति से 1/5000वें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक जो सेलेनियम है। इंटरसिंक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर व इन सभी। तो हमेशा ध्यान रखिए ये पी टाइप और एन टाइप तो नहीं होगा। अब देखते हैं एक्सट्रिंसिक और सेमीकंडक्टर एक होता है, इंटरसिंक सेमीकंडक्टर एक होता है एक्सट्रिंग सेमीकंडक्टर। जो एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये होते हैं बाह्य रूप से मिलाकर जो बनाए जाने वाले, यह क्या होते हैं, ये एक प्रकार के अशुद्ध होते हैं, इन्हें डोपिंग करके बनाया जाता है। जो होते हैं एक्सट्रिंग जो सेमीकंडक्टर होते हैं। और जो इंटरसिंक जो सेमीकंडक्टर होते हैं इसे नेज बोला जाता है। नेज में एक नेज नाम से बोला जाता है, एक बोला जाता है शुद्ध सेमीकंडक्टर के नाम से बोला जाता है। तो जो सेलेनियम है ये सेलेनियम एक प्रकार का इंटरसिंक यानी नेज यानी शुद्ध एक अर्धचालक है। एक होता है सिलिकॉन भी एक शुद्ध अर्धचालक है। एक होता है जर्मेनियम, भी क्या है, ये एक शुद्ध अर्धचालक है। तो हमेशा ध्यान रखें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये बताना है किसमें है जो कार्बन इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सिनेमा प्रोजेक्ट में, या जीएलएस लैंप में, या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में, या ड्राई सेल में, या CFL जो बल्ब होता है। तो ये देखिए जो ड्राई सेल होता है उसमें जब कार्बन प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक आर्क में किया जाता है, सिनेमा प्रोजेक्टरों में किया जाता है, किस में नहीं किया जाता है। यदि CFL में भी नहीं किया जाता है, सॉरी ड्राई सेल में किया जाता है, और इलेक्ट्रिक आर्क में भी किया जाता है, और सिनेमा प्रोजेक्टर में भी किया जाता है, और जो CFL होती है उसमें भी किया जाता है। लेकिन जो जर्नल लाइट जो सर्विसेज होती है, GLS, जो साधारण हमारे जो घरों में बल्ब प्रयोग किए जाते हैं उनमें क्या है, उनमें प्रयोग नहीं किया जाता है। इसे बोला जाता है GLS का मतलब होता है जनरल लाइट सर्विसेज। ये हमारे सामान्य बल्ब होते हैं, इनमें हमें इलेक्ट्रोड कार्बन के देखने को नहीं मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक श्रेणीगत सर्किट संयुक्त सर्किट होती है तो इसके निम्न में के रूप में फीडबैक एलिमेंट लगा होता है। तो बताना है कि एक श्रेणी जो सर्किट होता है, एक संयुक्त सर्किट है, उसमें किस रूप में फीडबैक एलिमेंट लगा होता है। यह बताना है फ्लिप फ्लॉप के रूप में, काउंटर के रूप में, एक्यूमुलेटर्स के रूप में, प्रतिरोध के रूप में, या शिफ्ट रजिस्टर के रूप में। तो जो एक श्रेणी सर्किट जो संयुक्त सर्किट होता है उसमें जो फीडबैक एलिमेंट लगा होता है वो होता है एक्यूमुलेटर के रूप में लगा हुआ होता है। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर। हमें बाइनरी सूचना को स्टोर किया जाता है। तो बताना है कि जो बाइनरी सूचनाओं को स्टोर किया जाता है किस में किया जाता है, रजिस्टर में भी किया जाता है, मेमोरी सेल में भी किया जाता है, लेस में भी किया जाता है, और उपरोक्त सभी में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ई। तो आज के जो 100 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसी प्रकार से कल हम जो 25/8/2018 का जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसको सोल्व करेंगे। और यदि आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।